खैरपुर के एक पुराने गांव की ये दर्दनाक कहानी सुनो, जहां मिट्टी की गलियां शाम होते ही खामोश हो जाती थी। एक सियाह शाम जालिम जमींदार रहीम ने गरीब मसाला बेचने वाली आमना की इज्जत पर बेरमी से डाका डाला। उसकी चीखें आसमान तक गूंजी। उसकी फटी चादर और सूजी आंखें शर्मिंदगी के जख्मों से लहूलुहान थी और उसका दिल खौफ के साए में डूब गया। जब जैनब ने अपनी मां की ये हालत देखी, उसका दिल गुस्से और दर्द से फट पड़ा। उसकी रातें आंसुओं और चीखों से भर गई। लेकिन जैनब ने हार न मानी। उसने अहद किया कि वो अपनी जेहानत से रहीम के जुल्म का बदला लेगी, और एक ऐसी चाल चली कि गांव वाले दंग रह गए। आखिर जैनब ने उस जालिम का क्या हाल किया, आइए जानते हैं। खैरपुर का गांव जैसे वक्त के झूले में झूल रहा था, जहां मिट्टी की गलियां सूरज ढलते ही खामोश हो जाती और चांद की रोशनी उन पर चांदी बिखेरती। सुबह की अजान जब फिजा में गूंजती तो गांव की औरतें अपने घरों से निकलती, मिट्टी के चूल्हों पर रोटियां पकाती और बच्चों की आवाजें गलियों में गूंजती। इस गांव के छोटे से बाजार में एक मसाले की दुकान थी। जैनब और उसकी मां आमना दिन भर मसालों की खुशबू में गुम रहती। दुकान एक छोटा सा कमरा था, जिसकी दीवारों पर हल्दी की जर्दी और मिर्च की सुर्खी जगमगाती, जैसे कोई रंगीन ख्वाब दीवारों पर सजाया गया हो। जैनब 20 साल की लड़की अपनी मुस्कान से ग्राहकों के दिल जीत लेती। वो सुबह सवेरे दुकान खोलती, मसालों की पोटलियां बनाती और गांव की औरतों से हंसी मजाक करती। उसकी आवाज में एक जादू था जो हर दिल को अपनी तरफ खींचता। आमना, जो अपने शौहर की वफात के बाद कमजोर हो चुकी थी, दुकान के अंदर बैठकर शीशे के जारों में हल्दी, धनिया और जीरा तरतीब देती। उसकी हथेलियों पर हल्दी की जर्दी चढ़ी रहती और उसका चेहरा गुर्बत के बावजूद मोहब्बत से भरा होता। जैनब हर सुबह दुकान के बाहर छोटे से चबूतरे पर बैठती, जहां वो मसालों की पोटलियां तैयार करती। गांव की औरतें दूध की बाल्टियां लिए बाजार आती और जैनब उनसे गपशप करती। वो अपनी मां के हाथ का बना गरम मसाला बेचती, जिसकी खुशबू गलियों तक फैलती। गांव वाले जैनब को अपनी बेटी मानते और बुजुर्ग उसे दुआएं देते। आमना हर रात जैनब के साथ बैठती, उसे बचपन की कहानियां सुनाती और हंसते हुए कहती, जैनब, तेरी जुबान में जादू है, तू एक दिन सबके दिल जीत लेगी। मगर खैरपुर पर एक सियाह साया मंडलाता था, जमींदार रहीम का साया। रहीम खैरपुर का सबसे ताकतवर आदमी था। उसकी जमीनें कई देहात तक फैली थी और उसका गुरूर आसमान छूता। उसकी हवेली गांव के सिरे पर थी, जहां बुलंद दीवारें और मुसल्लह नौकर रात दिन पहरा देते। रहीम की आंखें लालच से चमकती और वो गरीब औरतों की इस पर हाथ डालने से न चूकता। गांव वाले उसे शेर कहते, मगर जैनब के दिल में वो एक गीदड़ था। उसके नौकर हर गली में उसका पैगाम लेकर जाते और जो उसके खिलाफ बोलता उसे सख्त सजा मिलती। गांव वाले उससे खौफजदा थे, लेकिन उनके दिलों में नफरत का लावा सुलग रहा था। जैनब अक्सर सोचती, एक दिन ये गुरूर खाक में मिल जाएगा। एक शाम जब आसमान पर गहरे बादल छा गए और हवा में ठंडक फैल गई, जैनब अपनी खाला के घर मसाला देने गई। आमना दुकान पर अकेली थी, हल्दी के डिब्बों को तरतीब दे रही थी। उसकी हथेलियों पर हल्दी की जर्दी चमक रही थी। जब रहीम अपने 2 नौकरों के साथ दुकान पर आया, उसकी आंखों में शैतानी चमक थी और उसका चेहरा लालच से भरा था। उसने आमना को तन्हा देखकर कहा, आमना, आज तेरी दुकान को सोने से भर दूं अगर तू मेरी बात मान ले। आमना ने डरते हुए कहा, रहीम साहब, ऐसी बातें न करें, मैं एक इज्जतदार औरत हूं, बराए करम चले जाए। मगर रहीम ने उसकी एक न सुनी। उसने आमना का हाथ पकड़ा और जबरदस्ती उसे दुकान के अंदरूनी हिस्से में घसीट लिया, जहां मसालों की बोरियां रखी थी। आमना चीखी, छोड़ दो, अल्लाह के लिए रहम करो। लेकिन रहीम ने उसकी चीखों को दबाया और उसकी इज्जत को बेरमी से तार तार कर दिया।
उसकी चीखें दुकान की दीवारों से टकराईं, मगर कोई मदद को ना आया। रहीम ने अपनी हरकत के बाद आमना को धमकी दी, अगर तूने किसी से कहा तो तेरी दुकान जला दूंगा और तेरी बेटी ज़ैनब को भी नहीं छोड़ूंगा। आमना जमीन पर गिर पड़ी। उसकी चादर फटी हुई थी, उसके हाथ हल्दी से रंगे थे और उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। उसका दिल शर्मिंदगी और खौफ के तूफान में डूब गया, जैसे उसकी रूह को कोई जंजीरों में जकड़ गया हो। वो अपनी चादर को सीने से लगाए बैठी रही जब तक ज़ैनब वापस न आई। ज़ैनब ने दुकान का दरवाजा खोला और अपनी मां की हालत देखी। आमना की सूजी हुई आंखें, फटी चादर और लरसते हाथों ने ज़ैनब के दिल को छलनी कर दिया। उसने चीख कर पूछा, अम्मी, ये क्या हुआ? आपकी चादर क्यों फटी है? आमना ने पहले टालने की कोशिश की। कहा, कुछ नहीं बेटी, बस गिर गई थी। मगर ज़ैनब ने उसके चेहरे पर खौफ और शर्मिंदगी देख ली। उसने आमना के हाथ पकड़कर कहा, अम्मी, आप मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती, सच बताए। आमना टूट गई। उसने सिसकियों के दरमियान सारी बात बताई, रहीम की जालिमाना हरकत से लेकर उसकी धमकियों तक। ज़ैनब के कानों में आमना की चीखें गूंज उठीं। उसने अपनी मां की फटी चादर को देखा और उसके दिल में गुस्सा और दर्द का एक तूफान उठा। उसने आमना को गले लगाया, उसके आंसू पोंछे और कहा, अम्मी, ये जख्म हमारा नहीं, रहीम की शिकस्त है। मैं उसे उसकी हरकत की सजा दूंगी। वो हमारी इज्जत नहीं छीन सकता। आमना ने रोते हुए कहा, बेटी, रहीम बहुत ताकतवर है, वो हमें बर्बाद कर देगा। लेकिन ज़ैनब के दिल में एक आग जल रही थी। उसने कहा, अम्मी, इज्जत दिल में होती है और मेरा दिल आपकी इज्जत के लिए लड़ेगा। उस रात ज़ैनब की आंखों से नींद गायब थी। वो अपनी मां के आंसुओं और चीखों को भूल न पाई। वो अपनी चारपाई पर लेटकर सोचती रही कि रहीम से लड़ने के लिए उसे ताकत नहीं, ज़िहानत की जरूरत है। वो जानती थी कि गांव वाले रहीम से डरते हैं, लेकिन अगर वो उसे सबके सामने बेनकाब कर दे तो शायद गांव वाले उसकी हिमायत करें। अगली सुबह वो गांव की चौपाल पर गई, जहां फैजान, एक मुसाफिर शायर, अपनी शायरी से लोगों के दिलों को छू रहा था। फैजान एक अजनबी था जो गांव गांव घूमता और अपनी शायरी में दर्द, उम्मीद और इंसाफ की बात करता। ज़ैनब ने चौपाल के एक कोने में बैठकर उसकी शायरी सुनी। फैजान कह रहा था, दिल के जख्म सजा ऐ मुसाफिर सच, जालिम का घर जला दे ये रोशनी। ज़ैनब के दिल में एक उम्मीद जागी। शायरी खत्म होने के बाद वो फैजान के पास गई और बोली, फैजान भाई, मैं आपसे मदद मांगने आई हूं। फैजान ने ज़ैनब की आंखों में दर्द और अज़्म देखा। उसने कहा, बताओ बेटी, क्या बात है? ज़ैनब ने अपनी मां के साथ हुई ज्यादती की कहानी सुनाई। उसकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन आंखों में आंसू भी थे। वो बोली, रहीम ने मेरी मां की इज्जत लूट ली और अब वो हमारी दुकान छीनना चाहता है। मेरे पास कोई ताकत नहीं, लेकिन मेरा दिमाग है। मैं उसे सबक सिखाना चाहती हूं। फैजान ने ज़ैनब की बात गौर से सुनी। उसने कहा, ज़ैनब, तेरी हिम्मत से बड़ी कोई ताकत नहीं। रहीम का गुरूर उसकी कमजोरी है। अगर तू उसे सबके सामने बेनकाब कर दे तो गांव वाले तेरे साथ होंगे। ज़ैनब ने पूछा, लेकिन मैं अकेली उससे कैसे लड़ूं? फैजान ने मुस्कुराते हुए कहा, तू अकेली नहीं, मैं तेरे साथ हूं। हम रहीम को उसके ही मैदान में हराएंगे। फैजान ने मशवरा दिया कि ज़ैनब रहीम को गांव के सरपरा चौधरी फयाज के सामने चैलेंज करे। चौधरी फयाज 60 साल के ताकतवर बुजुर्ग, जिनका फैसला गांव वाले मानते थे, रहीम की ताकत से डरते थे, लेकिन उनके दिल में इंसाफ का जज्बा था। फैजान ने कहा, अगर तू रहीम को पहेलियों के मुकाबले में चैलेंज करे तो वो तुझे हल्का लेगा और उसका गुरूर उसे हराएगा। ज़ैनब ने सोचा और कहा, यह खतरनाक है, लेकिन अगर मैं हार गई तो हमारी दुकान छोड़ देंगे
और अगर मैं जीती तो रहीम को अपना जुर्म मानना पड़ेगा। जैनब ने रहीम को चैलेंज करने की तैयारी शुरू कर दी। वो रात भर अपनी माँ के साथ बैठी और पहेलियों पर सोचती रही। उसने फैजान से कहा, मेरी पहेलियां ऐसी होनी चाहिए जो रहीम के दिल के राज खोल दे। फैजान ने उसे हौसला दिया और कहा, जैनब, तेरी पहेलियां सच्चाई की आवाज होंगी। जैनब ने 3 पहेलियां तैयार की जो न सिर्फ रहीम के गुरूर को चैलेंज करेंगी बल्कि उसके जुर्म को भी बेनकाब करेंगी। अगले दिन जैनब चौधरी फ्याज के घर गई। चौधरी फ्याज अपने आंगन में चारपाई पर बैठे थे। उनके इर्द गिर्द गांव के चंद बुजुर्ग जमा थे। जैनब ने अदब से सलाम किया और कहा, चौधरी साहब, मैं रहीम को 3 पहेलियों के मुकाबले के लिए चैलेंज करती हूं। अगर मैं हार गई तो हमारी दुकान छोड़ देंगे, लेकिन अगर मैं जीती तो रहीम को अपना जुर्म सबके सामने मानना पड़ेगा। चौधरी फ्याज ने जैनब की हिम्मत देखी। वो रहीम से डरते थे, लेकिन जैनब की आंखों में सच्चाई की चमक ने उन्हें मुतासिर किया। उन्होंने कहा, ठीक है जैनब, कल शाम चौपाल पर यह मुकाबला होगा। मैं गांव वालों को बुला लूंगा। जैनब घर वापस आई और अपनी मां से कहा, अम्मी, कल हम रहीम से लड़ेंगे, आप परेशान न हो। आमना ने जैनब के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, बस अपनी इज्जत बचाना। रहीम बहुत चालाक है। जैनब ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मी, चालाकी दिल से नहीं, दिमाग से जीती जाती है। उस रात जैनब ने अपनी पहेलियों को पुख्ता किया। वो अपनी मां के साथ बैठी, मसालों की खुशबू में अपनी हिम्मत को मजबूत करती रही। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे कोई उसे कह रहा हो कि सच्चाई हमेशा जीतती है। खैरपुर की चौपाल पर शाम का सन्नाटा फैल चुका था, जैसे गांव की हर सांस रहीम और जैनब के मुकाबले के इंतजार में रुक गई हो। लालटेनों की मध्यम रोशनी चौपाल के गिर्द दायरा बनाती थी और गांव वालों की भीड़ चौधरी फ्याज के फैसले की मुंतजिर थी। जैनब अपनी मां आमना के साथ चौपाल के एक कोने में खड़ी थी। उसकी सादी सफेद शलवार कमीज पर मसालों की हल्की सी खुशबू अटकी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सा अज़्म झलकता था, जैसे वो कोई तूफान रोकने को तैयार हो। आमना खामोशी से उसके पीछे खड़ी थी। उसकी हथेलियां दुआ में उठी हुई थी और उसका चेहरा खौफ और उम्मीद के मिले जुले जज्बात से भरा था। रहीम अपने 4 नौकरों के साथ चौपाल के वसत में आया। उसका चेहरा गुरूर से चमक रहा था, जैसे वो पहले ही जीत चुका हो। उसने जैनब की तरफ देखकर तंजिया हंसी हंसी और बुलंद आवाज में कहा, ये लड़की, ये मसाला बेचने वाली मुझसे मुकाबला करेगी? चौधरी साहब, ये वक्त जाया है। उसकी आवाज चौपाल पर गूंजी और कुछ गांव वालों ने खौफ से सर झुका लिया, मगर चौधरी फ्याज, जिनकी सफेद दाढ़ी लालटेनों की रोशनी में चमक रही थी, ने अपनी गहरी आवाज में कहा, रहीम, जैनब का चैलेंज कबूल है। अगर वो जीत गई तो तुम अपना जुर्म मानोगे, अगर हारी तो वो अपनी दुकान छोड़ देगी। अब खामोश हो जाओ और मुकाबला शुरू करो। जैनब आगे बढ़ी। उसके कदम मजबूत थे, जैसे जमीन उसे हौसला दे रही हो। उसने गांव वालों की तरफ देखा, जिनके चेहरों पर तजस्सुस, खौफ और उम्मीद के रंग मिले जुले थे। वो बोली, ये मुकाबला मेरी मां की इज्जत के लिए है। मेरी पहेलियां रहीम के दिल के राज खोल देंगी। उसकी आवाज में एक पुरस्रार सुकून था, जैसे कोई दरिया अपनी राह बनाता हो। फैजान, जो चौपाल के एक कोने में खड़ा था, जैनब की तरफ देखकर खामोशी से मुस्कुराया। उसकी आंखों में जैनब की हिम्मत की इज्जत झलकती थी। गांव की औरतें, जो रहीम के जुल्म से बरसों तंग थी, जैनब की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रही थी। एक बूढ़ी खातून, जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, ने अपनी चादर से आंसू पोंछा और जैनब के लिए दुआ मांगी। चौधरी फ्याज ने अपना हाथ उठाकर मुकाबले का आगाज किया। उन्होंने कहा, जैनब, अपनी पहली पहेली पेश करो।
जैनब ने गहरी सांस ली और अपनी आवाज बुलंद की। वो क्या है जो औरत के पास होता है मगर कोई छीन नहीं सकता? उसकी आवाज चौपाल पर गूंजी और गांव वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा। रहीम ने अपने गुरूर में डूबकर फौरन जवाब दिया। उसका जेवर, औरत का जेवर उसकी शान है। उसका लहजा तन से भरा था, जैसे वो जैनब को बच्चा समझ रहा हो। जैनब ने सर उठाकर रहीम की आंखों में देखा। उसकी निगाहों में आग थी। वो बोली, गलत। औरत की इज्जत उसका अपना हक है जो उसके दिल में रहता है। कोई उसे छीन नहीं सकता, चाहे वो कितना ताकतवर हो। उसके अल्फाज चौपाल पर तलवार की तरह गिरे। गांव वालों में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक एक बुजुर्ग ने सर हिलाया और कहा, जैनब सच कहती है। कुछ औरतों की आंखों में आंसू चमक उठे और चौपाल पर हल्की सी हलचल हुई। चौधरी फ्याज ने कहा, जैनब जीत गई। पहली पहेली उसकी। रहीम का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से से अपने नौकरों की तरफ देखा, जैसे वो उनसे कोई मदद मांग रहा हो। वो बोला, ये महज इत्तेफाक है। अगली पहेली सुनाओ। उसकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन जैनब के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वो जानती थी कि रहीम का गुरूर उसे हराएगा। गांव वालों की नजरें अब जैनब पर जमी थी, जैसे वो कोई मुआवजा देख रहे हों। जैनब ने दूसरी पहेली पेश की। उसकी आवाज अब और बुलंद थी। वो क्या है जो जालिम को कमजोर करता है? रहीम ने अपने गुरूर में डूबकर फौरन कहा, जालिम कभी कमजोर नहीं होता। उसकी ताकत उसे मजबूत रखती है। उसने अपना सीना फैलाया, जैसे वो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझता हो। जैनब ने जवाब दिया, गलत। सच्चाई जालिम को कमजोर करती है, क्योंकि वो उससे डरता है। सच जब सामने आता है तो जालिम के पांव डगमगाते हैं। उसके अल्फाज गांव वालों के दिलों में उतर गए। चौपाल पर तालियां बजी और एक औरत ने बुलंद आवाज में कहा, जैनब सच कहती है। चौधरी फ्याज ने कहा, जैनब दोबारा जीत गई। रहीम अब घबरा गया। उसके नौकरों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे उन्हें अपने मालिक की शिकस्त का अंदाजा हो गया हो। गांव वालों में चे मेगोइया शुरू हुई। एक औरत बोली, जैनब सच कहती है। रहीम ने कई औरतों की इज्जत लूटी। रहीम ने गुस्से से चिल्लाया, खामोश। मगर उसकी आवाज अब कमजोर थी। चौधरी फ्याज ने कहा, रहीम, तीसरी पहेली सुनो। ये आखिरी है। जैनब ने गहरी सांस ली। वो जानती थी कि तीसरी पहेली रहीम के जुर्म को बेनकाब करेगी। उसने फैजान की तरफ देखा, जो उसे मुस्कान से हौसला दे रहा था। चौपाल पर सुकून छा गया, जैसे सबकी सांसें रुक गई हों। जैनब ने अपनी तीसरी पहेली पेश की। उसकी आवाज साफ और मजबूत थी। वो क्या है जो तेरी कमीज पर लगा और तेरी हरकत को बताता है? रहीम हकलाया। उसने घबराते हुए अपनी कमीज की तरफ देखा। सबकी नजरें उस पर जमी थी। जैनब ने आगे बढ़कर कहा, ये सुरख धब्बा जो मेरी मां ने तेरी कमीज पर लगाया जब तूने उसकी इज्जत लूटी। बोलो रहीम, क्या सच है? रहीम की कमीज पर वाकई एक सुरख धब्बा था, जो मसालों की सुर्खी से मिलता था। गांव वालों ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। रहीम शर्मिंदा हुआ। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो जमीन की तरफ देखते हुए बोला, हाँ, मैंने गलती की। खैरपुर की चौपाल पर हंगामा अपने उरूज पर था, जैसे कोई सन्नाटा अचानक तूफान में बदल गया हो। लालटेनों की मध्यम रोशनी रहीम के सफेद पड़े चेहरे पर पड़ रही थी, जहां शर्मिंदगी और खौफ की लकीरें उसके गुरूर को निगल रही थी। उसकी कमीज पर सुरख धब्बा, जो जैनब की तीसरी पहेली ने बेनकाब किया, अब हर निगाह का मरकज था। गांव की औरतें, जिनके दिल बरसों से रहीम के जुल्म के जख्म सह रहे थे, चीख रही थी, ये जालिम है, इसने हमारी इज्जत लूटी। मर्दों के गुस्से के नारों से चौपाल गूंज उठी और बच्चों की हैरत भरी निगाहें रहीम के गिरते ताज को देख रही थी।
जैनब अपनी मां आमना के साथ चौपाल के एक कोने में खड़ी थी। उसकी आंखों में फतह की चमक थी, मगर उसका दिल अभी भी अपनी मां की चीखों से लहूलुहान था। आमना खामोश थी। उसकी हथेलियां जैनब के हाथों में मजबूती से बंधी थी, जैसे वो अपनी बेटी की हिम्मत से अपना खोया हुआ सुकून ढूंढ रही हो। फैजान, जो अब चौपाल के वसत में आ खड़ा हुआ था, रहीम की तरफ देखकर बोला, रहीम, तेरे झूठ का पर्दा फट चुका है। अब कोई धमकी, कोई ताकत तुझे नहीं बचा सकती। उसकी आवाज में एक शायर का जोश था जो सच्चाई के लिए लड़ता है। चौधरी फयाज अपनी चारपाई से उठ खड़े हुए। उनकी सफेद दाढ़ी लालटेन की रोशनी में चमक रही थी और उनकी आंखों में इंसाफ का अज़्म झलकता था। वो बोले, रहीम, तूने खैरपुर की इज़्ज़त पर हाथ डाला। तेरी सजा यह है कि तू अपनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा जैनब और आमना के नाम करेगा और इस गांव से जलावतन हो जाएगा। अगर तूने ये फैसला न माना तो गांव वाले खुद तेरी सजा का फैसला करेंगे। चौधरी फयाज की आवाज चौपाल पर गरज की तरह गूंजी और गांव वालों ने तालियां बजाकर उनके फैसले की हिमायत की। रहीम ने सर झुकाया। उसके होंठ कांप रहे थे। वो जमीन की तरफ देखते हुए बमुश्किल बोला, मैं तेरी जमीन के कागजात जैनब और आमना के नाम करूंगा। मैं कल सुबह तक ये काम कर दूंगा। उसकी आवाज में वो गुरूर गायब था जो कभी उसकी पहचान था। जैनब ने अपनी मां की तरफ देखा। आमना की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार ये शर्मिंदगी के नहीं, फख्र के आंसू थे। जैनब ने आमना के हाथ को और मजबूती से पकड़ा और कहा, अम्मी, हम जीत गए। आपकी इज्जत अब हर दिल में जाग उठी है। आमना ने जैनब के सर पर हाथ रखा और सिसकियों के दरमियान कहा, बेटी, तूने मुझे नई जिंदगी दी। गांव की औरतें जैनब के गिर्द जमा हो गई। एक बूढ़ी खातून जिसका नाम गुलबानो था ने जैनब के माथे पर बोसा दिया और कहा, तू हम सब की बेटी है, तूने हमारे लिए आवाज उठाई। जैनब की आंखें नम हो गई, मगर उसने मुस्कुराते हुए कहा, खाला, ये आवाज मेरी मां की चीखों से निकली है। चौपाल से गांव वालों की भीड़ आहिस्ता आहिस्ता हटने लगी, मगर उनके दिलों में एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। रहीम अपने नौकरों के साथ सर झुकाए हवेली की तरफ चला गया। उसकी पीठ झुकी हुई थी, जैसे उसका गुरूर हमेशा के लिए टूट चुका हो। फैजान जैनब के पास आया और कहा, जैनब, तेरी पहेलियों ने न सिर्फ रहीम को हराया बल्कि खैरपुर के हर दिल को जगाया। जैनब ने शर्माते हुए कहा, फैजान भाई, ये तुम्हारे बिना मुमकिन न था। तेरी शायरी ने मुझे हिम्मत दी। फैजान ने मुस्कुराते हुए कहा, और तेरी हिम्मत ने मेरी शायरी को मानी दिए। अगली सुबह खैरपुर की गलियों में एक अजीब सी हलचल थी। सूरज की पहली किरणें जब मिट्टी की गलियों पर पड़ी तो गांव वालों के चेहरों पर एक नई चमक थी। रहीम ने अपने वादे के मुताबिक जमीन के कागजात जैनब और आमना के नाम करने के लिए गांव के मुंशी को बुलाया। चौधरी फयाज खुद इस अमल की निगरानी के लिए रहीम की हवेली पर मौजूद थे। हवेली के बाहर गांव वालों की भीड़ जमा थी जो ये तारीखी लम्हात देखना चाहते थे। मुंशी ने कागजात तैयार किए जिन पर रहीम की वसीय जमीन का एक बड़ा हिस्सा, तकरीबन 50 एकड़, जैनब और आमना के नाम लिखा गया। रहीम ने लरसते हाथों से दस्तखत किए। उसने एक लम्हे के लिए जैनब की तरफ देखा, मगर जैनब की निगाहों में कोई खौफ न था, सिर्फ तह का सुकून था। चौधरी फयाज ने कागजात जैनब के हाथों में दिए और कहा, बेटी, ये जमीन अब तेरी और तेरी मां की है, इसे इज्जत से संभालना। जैनब ने कागजात पकड़े और कहा, चौधरी साहब, ये जमीन सिर्फ मेरी नहीं, खैरपुर की हर उस औरत की है जिसने जुल्म सहा। रहीम को गांव से जलावतन होने का हुक्म था। दोपहर तक उसने अपनी हवेली से चंद जरूरी चीजें उठाई, कुछ कपड़े, कुछ जेवरात और अपनी पुरानी तलवार जो उसके बाप की निशानी थी। उसके नौकर जो बरसों से उसके वफादार थे,
अब उसकी तरफ खौफजदा नजरों से देख रहे थे। रहीम ने अपनी गाड़ी में सामान रखा और गांव की सरहद की तरफ चल पड़ा। गांव वालों ने उसे खामोशी से जाते देखा। कुछ औरतों ने उसकी तरफ नफरत से देखा, जबकि कुछ ने दुआ की कि वो अपनी गलतियों से सबक सीखे। जैसे ही रहीम की गाड़ी खैरपुर की सरहद पार कर गई, गांव की गलियों में एक अजीब सा सुकून छा गया, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। बच्चों ने गलियों में दौड़ना शुरू किया और औरतें आपस में जैनब की हिम्मत की बातें करने लगी। जैनब और आमना अपनी दुकान पर वापस आई। दुकान की दीवारों पर हल्दी की जर्दी अब और चमकती थी, जैसे वो उनकी जीत की गवाही दे रही हो। आमना ने जैनब से कहा, बेटी, अब हम इस जमीन से क्या करेंगी? हम तो बस मसाला बेचने वाले हैं। जैनब ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मी, हम इस जमीन पर एक ऐसी जगह बनाएंगे जहां गांव की औरतें अपनी ताकत ढूंढ सकें। आमना ने हैरत से पूछा, ये कैसे? जैनब ने कहा, हम एक तरबियती मरकज बनाएंगे जहां औरतें सिलाई, मसाला बनाना, कढ़ाई और दीगर हुनर सीखेंगी। ये जमीन हमारी इज्जत की अलामत होगी और इससे खैरपुर की हर औरत को फायदा होगा। आमना की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, बेटी, तेरा दिल समुंदर जैसा है। जैनब ने उसी शाम फैजान से इस ख्याल पर बात की। वो दुकान के बाहर चबूतरे पर बैठे थे, जहां मसालों की खुशबू हवा में घुल रही थी। फैजान ने जैनब की बात गौर से सुनी और कहा, जैनब, ये ख्याल खैरपुर को हमेशा के लिए बदल देगा। ये तरबियती मरकज औरतों को न सिर्फ हुनर सिखाएगा, बल्कि उन्हें अपनी आवाज बुलंद करने की हिम्मत भी देगा। मैं तेरे साथ हूं। जैनब ने कहा, फैजान भाई, हमें गांव वालों की मदद चाहिए, क्या वो हमारा साथ देंगे? फैजान ने मुस्कुराते हुए कहा, जैनब, तूने रहीम जैसे जालिम को हराया, अब खैरपुर तेरे साथ है। अगले दिन जैनब ने गांव की औरतों को चौपाल पर जमा किया। वो अपनी सादी शलवार कमीज में खड़ी थी। उसकी आवाज में वही जादू था जो हर दिल को अपनी तरफ खींचता था। वो बोली, खालाओ, बहनों, रहीम ने हमारी इज्जत पर हाथ डाला, मगर हमने उसे हराया। अब ये जमीन हमारी है। मैं इस जमीन पर एक प्रशिक्षण केंद्र बनाना चाहती हूं, जहां हम सब अपने हाथों से अपनी तकदीर बदलेंगी। क्या आप मेरे साथ हैं? गांव की औरतें जोश से भर उठीं। गुलबानो, जो अब जैनब की सबसे बड़ी हामी बन चुकी थी, ने कहा, जैनब, हम सब तेरी मदद करेंगी। ये केंद्र हम सबका ख्वाब होगा। एक जवान लड़की, जिसका नाम सफिया था, ने कहा, जैनब बाजी, मैं सिलाई सीखना चाहती हूं। क्या मैं इस केंद्र में आ सकती हूं? जैनब ने मुस्कुराते हुए कहा, सफिया, ये केंद्र तुम्हारे लिए ही है। अगले चंद हफ्तों में जैनब ने जमीन पर काम शुरू कर दिया। गांव वालों ने मिलकर जमीन साफ की। चंद बुजुर्ग मर्दों ने लकड़ी और ईंटों का बंदोबस्त किया, जबकि औरतों ने दीवारें बनाने में मदद की। जैनब दिन रात काम में लगी रही। वो सुबह सवेरे जमीन पर जाती, गांव वालों के साथ मिलकर मंसूबा बनाती और शाम को दुकान पर वापस आती। आमना उसे देखकर फख्र से भर उठी। वो जैनब से कहती, बेटी, तूने मुझे वो इज्जत वापस दी जो मैं खो चुकी थी। जैनब हंसते हुए कहती, अम्मी, ये इज्जत हम सब की है। एक शाम जब जैनब जमीन पर काम खत्म करके दुकान पर वापस आई, फैजान उसे वहां मिला। वो चबूतरे पर बैठा था। उसके हाथ में एक कागज था। उसने कहा, जैनब, तेरी हिम्मत ने मुझे एक नई शायरी सिखाई। उसने कागज निकाला और पढ़ा, इस दिल में जागती है, जालिम खाक में मिलता। जैनब की पहेलियों ने खैरपुर को जगाया। जैनब शर्मा गई, मगर उसके दिल में एक अजीब सी गर्मी थी। वो बोली, फैजान भाई, ये शायरी नहीं, हम सब की आवाज है। फैजान ने कहा, और ये आवाज अब खैरपुर से निकलकर हर गांव तक जाएगी। उसने जैनब की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जैनब ने उसकी निगाहों में कुछ पढ़ लिया, मगर वो खामोश रही।
वो जानती थी कि फैजान का दिल उसके लिए कुछ कहना चाहता है, मगर अभी वक्त नहीं था। प्रशिक्षण केंद्र का काम तेजी से आगे बढ़ रहा था। चंद हफ्तों में जमीन पर एक छोटा सा हॉल तैयार हो गया, जिसकी दीवारों पर गांव की औरतों ने रंगीन कढ़ाई से सजावट की। जैनब ने गांव की एक बुजुर्ग खातून बीबी फातिमा को सिलाई की प्रशिक्षण के लिए बुलाया। बीबी फातिमा बरसों से कपड़ों पर नफीस कढ़ाई करती थी और उनकी महारत गांव में मशहूर थी। जैनब ने खुद मसाला बनाने की प्रशिक्षण की जिम्मेदारी ली। वो औरतों को सिखाती कि कैसे हल्दी, मिर्च और धनिया को सही अनुपात में मिलाकर कामिल मसाला बनाया जाए। सफिया और दीगर जवान लड़कियां जोश से भरपूर थी। वो हर सुबह केंद्र में जमा होती, हुनर सीखती और आपस में हंसी मजाक करती। एक दिन जब जैनब केंद्र में औरतों को मसाला बनाना सिखा रही थी, गुलबानो ने कहा, जैनब, तेरे इस केंद्र ने हमारे गांव की रौनक बदल दी। पहले हम औरतें बस घरों में बंद थी, लेकिन अब हमारे हाथों में हुनर है और हमारे दिलों में हिम्मत। जैनब ने कहा, खाला, ये हिम्मत आप सबकी है, मैंने तो बस एक चिंगारी जलाई। उसी शाम चौधरी फ्याज केंद्र देखने आए। वो हॉल की दीवारों पर कढ़ाई देखकर हैरान हुए। उन्होंने जैनब से कहा, बेटी, तूने खैरपुर को नई जिंदगी दी। ये केंद्र हमारे गांव की शान है। जैनब ने कहा, चौधरी साहब, ये शान हम सबकी है। महीनों गुजर गए और प्रशिक्षण केंद्र खैरपुर का दिल बन गया। औरतें अब न सिर्फ हुनर सीखती थी, बल्कि अपनी बनाई हुई चीजें, कढ़ाई वाले कपड़े, मसालों की पोटलियां और हाथ से बनी टोकरियां बाजार में बेचती थी। जैनब ने उनकी मदद से एक छोटा सा बाजार लगाया, जहां गांव की औरतें अपना सामान बेचती। इस बाजार की शोहरत पड़ोसी देहात तक फैल गई और लोग खैरपुर आने लगे। जैनब की दुकान अब पहले से ज्यादा चमकती थी, क्योंकि अब वो सिर्फ मसाला नहीं, बल्कि उम्मीद भी बेचती थी। एक रात जब जैनब और आमना दुकान बंद कर रही थी, फैजान उनके पास आया। उसने कहा, जैनब, कल चौपाल पर एक तकरीब रखी है। गांव वाले तेरी इज्जत में एक जश्न मनाना चाहते हैं। जैनब हैरान हुई। उसने कहा, फैजान भाई, ये जश्न मेरा नहीं, खैरपुर का है। फैजान ने मुस्कुराते हुए कहा, जैनब, खैरपुर तेरी वजह से जीता है, कल तू जरूर आना। जैनब ने सर हिलाया, मगर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो जानती थी कि फैजान का दिल उससे कुछ कहना चाहता है, मगर वो अभी उसके लिए तैयार न थी। अगली शाम चौपाल पर लालटेनों की रोशनी जगमगा रही थी। गांव वालों ने चौपाल को फूलों से सजाया था और औरतें रंगीन दुपट्टों में मलबूस थी। जैनब अपनी मां के साथ चौपाल पर आई। गांव वालों ने तालियां बजाकर उसका इस्तकबाल किया। चौधरी फ्याज ने जैनब को बुलाया और कहा, बेटी, तूने खैरपुर की इज्जत को नई जिंदगी दी। ये गांव हमेशा तेरा मकरूज रहेगा। जैनब ने कहा, चौधरी साहब, ये मेरी मां की हिम्मत की जीत है। आमना ने जैनब के कंधे पर हाथ रखा और कहा, और ये मेरी बेटी की हिम्मत की कहानी है। फैजान ने चौपाल पर अपनी नई शायरी पेश की, जो जैनब की हिम्मत और खैरपुर की तब्दीली पर थी। उसकी शायरी ने सबके दिल छू लिए। तकरीब खत्म होने के बाद फैजान जैनब के पास आया। वो बोला, जैनब, तेरा ये सफर एक कहानी है जो हर गांव तक पहुंचेगी। जैनब ने कहा, फैजान भाई, ये कहानी हम सब की है। फैजान ने एक लम्हे के लिए खामोशी से जैनब की तरफ देखा, फिर कहा, जैनब, क्या तू मेरे साथ इस कहानी को हर गांव तक ले जाएगी? जैनब के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो जानती थी कि फैजान का सवाल सिर्फ शायरी के बारे में नहीं था। उसने शर्माते हुए कहा, फैजान भाई, मुझे कुछ वक्त चाहिए। फैजान ने मुस्कुराते हुए कहा, जैनब, मैं इंतजार करूंगा। खैरपुर की गलियों में जैनब की कहानी गूंज रही थी। प्रशिक्षण केंद्र अब गांव की जान बन चुका था और औरतें अपनी ताकत को पहचान रही थी। जैनब और आमना की दुकान अब सिर्फ मसालों की नहीं,
बल्कि उम्मीदों की दुकान थी। मगर जैनब के दिल में एक सवाल अभी भी बाकी था। क्या वो फैजान के साथ अपनी जिंदगी की नई कहानी शुरू करने को तैयार थी? मगर जैनब के दिल में एक हल्की सी बेचैनी अभी भी बाकी थी। फैजान का वो सवाल जो उसके दिल की धड़कनों को तेज कर देता था। क्या तू मेरे साथ इस कहानी को हर गांव तक ले जाएगी? एक शाम जब जैनब प्रशिक्षण केंद्र से वापस आई, वो दुकान के चबूतरे पर बैठी मसालों की पोटलियां तरतीब दे रही थी। गुरूबे आफताब की सुर्खी आसमान पर फैली थी और हवा में ठंडक घुल रही थी। फैजान दुकान पर आया। उसके हाथ में एक छोटा सा कागज था जिस पर उसकी नई शायरी लिखी थी। वो बोला, जैनब, ये शायरी तेरे लिए है। जैनब ने शर्माते हुए कागज लिया और पढ़ा। दिल की पहेली सुलझाई तूने जैनब, मोहब्बत की राह जगमगाई तूने। जैनब के गालों पर सुर्खी दौड़ गई। उसने फैजान की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। वो बोली, फैजान भाई, तेरी शायरी हमेशा दिल को छूती है, मगर ये कुछ और है। फैजान ने गहरी सांस ली और कहा, जैनब, ये सिर्फ शायरी नहीं, ये मेरे दिल की आवाज है। मैंने तुझे उस दिन से देखा जब तू चौपाल पर रहीम से लड़ी। तेरी हिम्मत, तेरी मुस्कान, तेरी आवाज, ये सब मेरे दिल में बस गए हैं। क्या तू मेरे साथ अपनी जिंदगी की कहानी लिखेगी? जैनब के दिल की धड़कन रुक सी गई। वो जानती थी कि ये लम्हा आएगा, मगर उसकी जुबान खामोश थी। उसने अपनी मां की तरफ देखा जो दुकान के अंदर हल्दी के जार तरतीब दे रही थी। आमना ने जैनब की खामोशी को समझ लिया। वो आगे आई और कहा, बेटी, तेरा दिल जो कहे वही कर। फैजान अच्छा लड़का है, उसने तेरी हिम्मत को हमेशा इज्जत दी। जैनब ने फैजान की तरफ देखा और कहा, फैजान, मुझे वक्त चाहिए। मेरा दिल तेरी बात समझता है, मगर मैंने अभी खैरपुर की औरतों के लिए बहुत कुछ करना है। फैजान ने मुस्कुराते हुए कहा, जैनब, मैं तेरे ख्वाबों का हिस्सा बनना चाहता हूं, न कि उनकी राह में रुकावट। जब तू तैयार हो तब बता देना। उसकी बात में एक ऐसी सच्चाई थी जो जैनब के दिल को छू गई। वो मुस्कुराई और कहा, फैजान, तेरा इंतजार मेरी कहानी का हिस्सा होगा। अगले दिनों में जैनब ने प्रशिक्षण केंद्र को और वुसअत दी। उसने पड़ोसी देहात से औरतों को बुलाया जो अपने गांव में जुल्म सह रही थी। वो उन्हें हुनर सिखाती, उनकी कहानियां सुनती और उन्हें हिम्मत देती। प्रशिक्षण केंद्र अब खैरपुर तक महदूद न था। उसकी शोहरत दूर दूर तक फैल चुकी थी। एक दिन एक औरत जिसका नाम रुकैया था, जैनब के पास आई। उसकी आंखें सूजी हुई थी और उसका चेहरा खौफ से भरा था। उसने जैनब से कहा, जैनब बाजी, मेरे गांव में एक जमींदार है जो रहीम से भी बदतर है। उसने मेरी बहन की इज्जत पर हाथ डाला। क्या तू मेरी मदद करेगी? जैनब के दिल में वही आग भड़की जो रहीम के जुल्म के वक्त जली थी। उसने रुकैया का हाथ पकड़ा और कहा, रुकैया, तू अकेली नहीं है। हम तेरे गांव जाएंगे और उस जालिम को सबक सिखाएंगे। जैनब ने फैजान और गांव की चंद औरतों को साथ लिया। वो रुकैया के गांव, जो खैरपुर से चंद मील दूर था, पहुंची। वहां के जमींदार, जिसका नाम फूर था, अपनी हवेली में बैठा गांव पर राज कर रहा था। जैनब ने गांव के चौपाल पर लोगों को जमा किया और फूर को पहेलियों के मुकाबले के लिए चैलेंज किया, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने रहीम को किया था। गफूर ने जैनब को हल्का लिया, मगर जब जैनब की पहेलियों ने उसके जुर्म को बेनकाब किया तो गांव वालों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। फैजान की शायरी ने लोगों के दिलों को जगाया और गांव की औरतों ने जैनब के साथ मिलकर फूर को गांव से भगा दिया। रुकैया की बहन को इंसाफ मिला और जैनब की कहानी एक बार फिर गूंज उठी। खैरपुर वापस आने के बाद जैनब ने फैजान से कहा, फैजान, तूने कहा था कि ये कहानी हर गांव तक जाएगी। अब ये हमारा मिशन है। फैजान ने कहा, जैनब, ये मिशन हम दोनों का है। इस बार जैनब ने फैजान की आंखों में देखा और कहा,
हाँ, हम दोनों का। उसके लफ्जों में एक वादा था जो फैजान के दिल को छू गया। महीनों गुजर गए और जैनब और फैजान ने मिलकर खैरपुर के प्रशिक्षण केंद्र को एक बड़ी तहरीक में बदल दिया। वो पड़ोसी देहातों में जाते, औरतों को हुनर सिखाते और जालिमों के खिलाफ आवाज उठाते। जैनब की पहेलियां और फैजान की शायरी अब हर गांव की जुबान पर थी। आमना ने जैनब और फैजान की जोड़ी को देखकर कहा, बेटी, तूने न सिर्फ मेरी इज्जत बचाई बल्कि हर औरत के दिल में उम्मीद जगाई। फैजान तेरे लिए अल्लाह की नेमत है। जैनब ने शर्माते हुए कहा, अम्मी, फैजान मेरी ताकत है। 1 साल बाद खैरपुर की चौपाल पर एक बड़ी तकरीब हुई। जैनब और फैजान की शादी का ऐलान किया गया। गांव वालों ने चौपाल को फूलों और लालटेनों से सजाया। गुलबानो, सफिया और दीगर औरतें जैनब के लिए कढ़ाई वाला जोड़ा लेकर आई जो प्रशिक्षण केंद्र में बनाया गया था। चौधरी फ्याज ने जैनब और फैजान को दुआई दी। शादी की रात जब जैनब अपने जोड़े में चौपाल पर आई, फैजान ने उसकी तरफ देखा और कहा, जैनब, तू मेरी पहेली है और मैं तेरी शायरी। जैनब ने हंसते हुए कहा, और हम दोनों मिलकर खैरपुर की कहानी है। जैनब और फैजान ने अपनी जिंदगी खैरपुर और उसकी औरतों के लिए वक्फ कर दी। प्रशिक्षण केंद्र अब एक बड़ी दरसगाह बन चुका था जहां हजारों औरतें हुनर सीखती थी। जैनब की पहेलियों और फैजान की शायरी की कहानी हर गांव तक पहुंची और खैरपुर उम्मीद की रोशनी बन गया। आमना हर सुबह दुकान खोलती और उसकी हथेलियों पर हल्दी की जर्दी अब भी चमकती थी, मगर अब वो जर्दी इज्जत की अलामत थी। खैरपुर की गलियों में जैनब की कहानी हमेशा गूंजती रही। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं बल्कि हर उस औरत की थी जिसने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। और जब रात को चांद खैरपुर की गलियों पर चांदी बिखेरता तो जैनब और फैजान चौपाल पर बैठकर अपनी नई कहानी लिखते। एक ऐसी कहानी जो हर दिल में उम्मीद जगाती थी।